नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आज का और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसकी बात भी सुनी जाए। राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि यह मामला महिलाओं के अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर गहरे प्रभाव को उजागर करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रभावी होगा। सरकार उस मामले में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेने में सहायता करना चाहती है और दायर याचिका का मकसद, आवेदन का उद्देश्य कोर्ट को वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता पर निर्णय लेने में सहायता करना है। राजस्थान राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। वर्तमान में यह कानून कहता है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, बशर्ते वो 15 साल से कम उम्र की ना हो, तो ये बलात्कार नहीं है। राजस्थान राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने कहा कि 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। तो मैरिटल रेप क्या है? राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सरकार ने कहा कि उसकी बात भी सुनी जाए। महिला अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर इसका गहरा प्रभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिकों और महिलाओं के लिए प्रभावी होगा। वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेने में सहायता करना चाहती है राजस्थान सरकार। इस मामले में आपको बता दें कि मंगलवार को सुनवाई होनी है और राजस्थान सरकार कि सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई है। बता दें कि राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि उसकी बात भी सुनी जाए। महिला अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर यह याचिका दायर की गई है, जिस पर कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई होनी है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यह पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार पहुंची है इस मामले को लेकर। तो चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, परिचय कराते हुए चलेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र धाबाई जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर। अनुश्री शर्मा है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट दीक्षा द्विवेदी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष का सबसे पहले रुख करते हुए चलेंगे। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, पूरी जानकारी विस्तार से सबसे पहले। जी देखिए, ये मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं हैं जिनमें मांग की गई है कि पति अगर महिला के साथ अपनी पत्नी के साथ बिना इच्छा के, रजामंदी के यौन संबंध बनाता है तो वो रेप की श्रेणी में आना चाहिए, जो कि अपवाद है आईपीसी में। उसको लेकर नोटिस जारी हुआ था, सरकार से उसका पक्ष पूछा गया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि सारे हितधारक जो हैं यानी राज्य, उनसे वो विचार विमर्श कर रही है। तो कल एक अहम सुनवाई होनी है, उससे पहले राजस्थान सरकार यहाँ पर पहुँच गई है। राजस्थान सरकार ने एक एप्लीकेशन यहाँ पर दायर की है और कहा है कि इस मामले में उसकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि इसका पूरे समाज पर, नागरिकों पर गहरा असर पड़ेगा, खासतौर पर महिलाओं को। इसलिए, और क्योंकि वो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है राजस्थान सरकार, इसलिए वो इस मामले में कोर्ट की मदद करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा, उसका व्यापक असर भारत के समाज पर, पूरे देश भर में पड़ेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सोच समझ कर उस पर फैसला करे, उसकी बात भी सुने। तो निश्चित तौर से मंगलवार का दिन काफी अहम है, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर मामले में आगे सुनवाई करेगा। जाहिर तौर पर पहले भी जब ये मामला चला था, उस समय भी बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी एक दाखिल की गई थी, जिसमें राजस्थान सरकार, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी इसका विरोध किया था। तो एक यहाँ पर मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अभी अपना कोई स्टैंड
देना नहीं चाहती इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही भविष्य का जो नया कानून आए हैं वो भी इसी पर आधारित है, क्योंकि पुराने में एक्सेप्शनल नहीं था। इससे पहले यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में भी थी। हाई कोर्ट के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है, क्योंकि हाई कोर्ट में स्प्लिट जजमेंट हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे मामलों की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। तो ऐसे में अब ये मौका आ गया है, ये घड़ी आ गई है जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका बहुत बड़ा असर भी होने वाला है। एक पक्ष कह रहा है कि ऐसे मामलों को जिसमें पत्नी जो है 15 साल से ऊपर हो, उसको मैरिटल रेप की परिभाषा में शामिल किया जाए, पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चले। हालांकि ये बात है कि उतने कठोर सजा ना हो जितनी आमतौर पर बलात्कार के केस में होते हैं, लेकिन मैरिटल रेप की एक नई परिभाषा घटित कर उसको सजा का प्रावधान करने की यहाँ पर मांग की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सरकारें कहती रही हैं कि इस तरह से करेंगे तो घर बिगड़ सकते हैं, घरों में दरार पड़ सकती है। ये बहुत बड़े मामले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट किस हद तक, कहां तक जाकर इस मामले में दखल देता है, ये भी सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत चुनौतियां भी सामने आएंगी इस पूरे मामले में। अभी याचिका लगाई गई है राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर। क्या कुछ इस याचिका में और कहा गया है और कितने चैलेंजेस आ सकते हैं इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो? जी देखिए, याचिका में कहा गया है कि उनकी हस्तक्षेप अर्जी को मंजूर किया जाए, उसकी बात को सुना भी जाए, और वो क्योंकि मदद करना चाहती है। वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व सरकार करती है और सरकार का ये दायित्व है कि वो अपनी जनता की बात, अपने नागरिकों की बात अदालत तक पहुंचाए, क्योंकि वो सीधे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला करेंगे वो देश का कानून बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फैसला करें तो हमारी बात यानी सरकार की बात सुने, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर वो सजग रहे। इसलिए वो अदालत आई है। उन्होंने ये भी मांग की है कि उनकी बात सुनी जाए। वो अदालत को एक बढ़िया, एक बैलेंस फैसला लेने में, एक मजबूत फैसला लेने में उसकी सहायता करना चाहती है, क्योंकि नागरिकों पर इसका, पूरे देश के नागरिकों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसलिए उसकी बात भी सुनी जाए। अभी वो फिलहाल इतना ही मांग कर रहे हैं, और जब ये सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा कि राजस्थान सरकार अपनी बात रख सकती है, और इसके बाद जो सरकार है वो आगे अपनी बात रखेगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब चलते हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी एडवोकेट दीक्षा द्विवेदी का। दीक्षा जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, याचिका दाखिल की गई है, कितना बड़ा चैलेंज है, और जो पुराना कानून है मैरिटल रेप को लेकर, उसमें जो बदलाव के लिए याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो महिलाओं पर पड़ेगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल की गई है उस पर। जी, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि राजस्थान सरकार ने अपने तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए। इस बेसिस पे गए कि इसके जो भी रिपरकशंस होंगे, इसका जो भी नतीजा निकलेगा, वो महिलाओं के अधिकारों पे काफी बड़ा असर रहेगा उसका। सो वो काफी अच्छी चीज है। राजस्थान सरकार भी स्टेट का ही एक हिस्सा है, लेकिन हमें दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि अब हमारे पास नए कानून आ गए हैं अलग तरीके के। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी उस मैरिटल रेप एक्सेप्शन को रिटेन करके रखा है, उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं डाला है। सो उस चीज पे हमें ये पता चलता है कि सरकार का मुद्दा, नजरिया क्या है इस चीज को कैसे वो देखती है। लेकिन अगर इस तरीके से और भी सारे स्टेट्स जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इस बेसिस पे कि यहाँ पे महिलाओं का अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो काफी अच्छी चीज है और इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ खुशबू जैन भी जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जी आपका। और सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट पे राजस्थान सरकार याचिका लेकर पहुंची है मैरिटल रेप को लेकर। जो याचिका दायर की गई है उसमें ये कहा भी गया है कि उनकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि इसका जो सीधा प्रभाव है महिलाओं के साथ साथ आम नागरिकों पर भी पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर?
कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बात सिर्फ इस बात पर है कि एक इक्वालिटी का जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास में, तो ये बोलता है कि अगर महिला है और महिला के अगर राइट्स है तो वो बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो बिफोर और आफ्टर मैरिज में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर रेप पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी 10 साल तक की सजा हो सकती है, 10 साल की सजा है, तो वही रेप अगर मैरिटल कॉन्टोर में अगर हो रहा है तो उसकी भी इक्वल सजा होनी चाहिए, उसको भी रेप के दर्जे में आना चाहिए अगर वहां पे जो पार्टी है उसका कंसेंट नहीं है। दैट्स द होल। इस पूरे मुद्दे पे अगर हम अभी बोले तो बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी पे आना चाहिए, बट यहाँ पर एक और चीज को समझने की जरूरत है। आई थिंक यही सुप्रीम कोर्ट अभी वही दिखेगा, और आपको और मेरे को भी समझने की जरूरत है कि ये जो राइट है, जब आप रेप की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको प्रूव करने के लिए, पर जब आप मैरिटल रेप की बात कर रहे होते हैं तो हमने देखा कि जब भी कोई मैटर्स होते हैं इस तरीके के, इनका मिसयूज भी बहुत होता है, और इसको प्रूव करना या इसको बताना कब कैसे किस तरीके से, बिकॉज अगर आप नॉर्मल रेप की भाषा बोले तो मैं 5 साल पुराना इंसिडेंट भी फाइल कर सकती हूँ, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। क्या ये यहाँ पर मैरिटल रेप में भी अप्लाई होगा? दूसरी बात, आप प्रूफ कैसे करेंगे वो कंसेंट और नॉन कंसेंट को लेकर? थोड़ी सी भी अगर एम्बिग्विटी होती है तो इन लॉस का मिसयूज हो सकता है, और जब मिसयूज होता है तो वो ज्यादा दर्दनायक होगा अपोजिट हमारे फैब्रिक के लिए, बिकॉज जब भी किसी चीज का तनाव होगा या लड़ाई होगी या किसी चीज पे एक दूसरे के साथ माना नहीं जाएगा तो इस लॉ का मिसयूज हो सकता है। बट अगेन आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत सारी जो औरतें हैं उनके साथ में आफ्टर मैरिज नॉन कंसेंशुअल जो सेक्स है वो होता है, और वो उनकी मर्जी के खिलाफ है, और ये भी एक रेप का ही, दिस इज ऑल्सो अ रेप, बिकॉज अगर आप बोलेंगे तो डिग्निफाइड लाइफ ऑफ वुमेन जो है वो वुमेन के जी बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है खुशबू जी ने, और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी शैलेंद्र दाबाई जी को, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी इसे प्रूव करना। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार पहुंची है और इस बात की सराहना भी हो रही है, ये अच्छा कदम उठाया गया है, महिलाओं के हित में ये कदम है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बात को प्रूव करना। शिवानी जी, देखिए, भारतीय संस्कृति में जो हमारा सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो नारी को बहुत ही पूजनीय माना गया है, उनको शक्ति माना गया है, देवी के स्वरूप माना गया है। और यही बात अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, चाहे सुचिता श्रीवास्तव का जजमेंट हो, चाहे केसी पुट्टुस्वामी का जजमेंट हो, चाहे निर्भया कांड का जो जजमेंट हो, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए हैं। उन्होंने माना है कि जो एक्सेप्शन दिया हुआ है पुराने आईपीसी की धारा 375 में एक्सेप्शन 2 है, जिसमें मैरिटल रेप को एग्जम्प्ट किया हुआ है जब तक वो 15 साल से कम की ना हो, और ये अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें उसकी उम्र को 18 साल कर दिया गया है, और अभी इस पर डिस्कशन होना बाकी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने में जो याचिकाएं लंबित हैं उसमें राजस्थान सरकार की, माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि जो हमारी 50% आबादी है, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और उससे भी बढ़कर ये कि ये मानव अधिकार की भी बात है। अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं थोड़े से, तो कुछ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है उसमें आर्टिकल 14 की बात देखिए, चाहे लॉ ऑफ इक्वालिटी की हो, चाहे लॉ ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ हो, या आप आर्टिकल 15 देख लीजिए, वन कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस। तो और आर्टिकल 21 की बात हो, जहां पे लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की राइट्स की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जोड़ते हुए कि महिला भी जो है वो एक पर्सन है, वो एक ह्यूमन राइट्स उसके हैं, महिला के खुद के अधिकार हैं, उनके खुद के प्राइवेट अधिकार हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्राइवेट एक्टिविटी है, प्राइवेसी की बात है, तो उनकी डिग्निटी इंटीग्रिटी की बात है, तो एक बहुत ही अच्छा पहल हो सकता है। तो इस पर भी बातचीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी जाएगी, क्योंकि पहले के बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि इसमें आपको अगर ध्यान हो तो ये डिबेट आज से ही नहीं 10 सालों से चल रही है, और उसमें 2012 में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस
जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है उस पर विचार किया जाए कि वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सी तमाम बातें हैं जिसको देखा जाएगा। और इसके साथ साथ शिवानी जी मैं एक दूसरे पहलू पर भी ले जाना चाहता हूं कि हाँ, इससे हमारे समाज में क्या इफेक्ट आने वाला है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो संरचना है, जो शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो एक पायस एक्टिविटी है, अगर इस तरह की बात अगर परिवारों में आती है तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या वो आगे चल के उनके क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं। तो उन सब पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब ज्वाइंट फैमिलीज शिवानी जी बहुत कम हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब भारत में 25 से 30% से भी कम ज्वाइंट फैमिलीज रह गई हैं और अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, जब हमने उनको प्रॉपर्टी का अधिकार दिया है, जब सरकारों ने प्रॉपर्टी का अधिकार उनको दिया है, तो ये उनकी एक पर्सनल लिबर्टी है एज अ बॉडी की भाई उनकी कंसेंसस के बिना कोई चीज उनको जो भी उनकी इच्छा विरुद्ध की जाए वो अनैतिक और असंवैधानिक हो, गैर कानूनी हो। तो इन तमाम बातें हैं जिसको हमको एक सामाजिक पहलू से भी देखना है शिवानी जी, और इसको एक जो कानून की दृष्टि है उससे भी देखना है। ठीक है। अनुश्री शर्मा जी के पास चलूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और शैलेंद्र जी की बातों को भी आपने अनुश्री जी सुना। और सवाल ये भी है कि हम बराबरी की बात करते हैं और ऐसे मुद्दों पर अक्सर लोग बात करने में शर्माते हैं, झुझकते हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं के हित का मुद्दा है। हर चीज में हम बराबरी की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामलों में ना कहने का अधिकार एक पत्नी को क्यों नहीं है? स्वेच्छा से अपनी चीजों को, अपनी बात को मनवाना, अपने अधिकार को रखना, आखिर क्यों ये हक महिलाओं को नहीं मिल रहा है? शिवानी जी, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अभी शैलेंद्र जी ने एक पुरानी संस्कृति की बात करी थी, तो पुरानी संस्कृति का एक पहलू ये भी है कि जो संस्कृति चलती आ रही है उसमें समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है, हमेशा महिला की आवाज को दबा दिया गया या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो इस स्तर पे महिलाओं को खुद को भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। पहली चीज तो ये कि जो जिस तरीके से पुरुष प्रधान संस्कृति चलती आ रही है, अपन आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को या तो कहीं ना कहीं बांध दिया जाता है या घर में हाउसवाइफ ही रखा जाता है, तो उस अकॉर्डिंगली महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वलिटी हर जगह है, आधी आबादी है महिलाएं। दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज विदाउट कंसेंट होती है तो वो डेफिनेटली रेप की डेफिनेशन में आती है। हालांकि हम अभी जो बीएनएस है और आईपीसी है, दोनों में ही इस बात का जिक्र नहीं है क्योंकि उनको रेप की डेफिनेशन में नहीं दिया गया है। लेकिन हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है इस चीज को लेकर। तो राइट टू इक्वलिटी तो हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर से चलते हैं खुशबू जैन के पास। देखिए, आपसे इस पूरे मामले में हम जानना चाहेंगे कि इन मामलों में साक्ष्य जुटाने और साबित करने की जो प्रक्रिया होगी वो कितनी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि मैम आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बहुत मुश्किल हो सकती है इस बात को प्रूफ करने में। तो कितने चैलेंजेस आ सकते हैं अगर ऐसे मामले मैरिटल रेप के सामने आते हैं, तो इसको साबित करने में, इसके साक्ष्य जुटाने में? यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही थी कि जो लॉज वो तो हमारे पास रहेंगे, बट उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है और जो एविडेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि ये जो लॉज है जो एक बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर जो बरसों से चला आ रहा है उसको तोड़कर देखा गया है कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिकली उनके सेफगार्ड के लिए बनाया गया है। और अगर उसका मिसयूज होने लगे तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बिकॉज आप किसी को वहां पर एक बेनिफिट दे रहे हो और आपको ला रहे हो किसी को लाने के लिए। तो यहाँ पर एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एविडेंस जहां रेप के मैटर्स होते हैं वहां पे सबको पता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल होता है। टाइम के बाद में भी देखा गया है कि यूजुअली जो लड़कियां होती है वो बोल नहीं पाती है सोसाइटी के डर से, पावर प्रेशर से, जो घर का कैनवस है उसको लेकर। तो इसीलिए हमने इसमें कोई टाइम बार नहीं लगाया था कि कोई 2 साल बाद भी आकर अगर क्लेम करता है तो वो क्लेम कर सकता है रेप के लिए। अगर मैं एविडेंसेस की बात करूं तो नॉर्मल केसेस में एविडेंसेस कैसे होंगे कि वो जो समय जिस समय का आप क्लेम कर रहे हो उस समय पे वो सामने वाला इंसान और आप साथ में हैं। बहुत सारे कोलैबोरेटिव और डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं जो रेप केसेस में
प्रूव करना बहुत जरूरी होता है, या थोड़ा सा भी अगर आप बोले तो काम आ जाता है। जी। बट अगर आप मैरिटल रेप की बात करेंगे तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है बताने का, बिकॉज जो जी, जी। हस्बैंड और वाइफ वो घर में ही होंगे। बात रही उन दोनों की प्रॉक्सिमिटी की, तो प्रॉक्सिमिटी भी रहेगी। फिर बात आ जाती है चैलेंजिंग की, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो तो आई थिंक ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा उस समय के लिए जब आप क्लेम कर रहे हैं, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन अगर ये प्रूव कर सके किसी बात पे कि जो चीज हुई है वो जोर जबरदस्ती के साथ हुई है, तो वहां मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होती है टाइम के साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिकॉज अदरवाइज भी अगर आप देखें तो अगर टाइम के साथ भी देखें तो जो दोनों के मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि वेदर जिस इंसान के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ में कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो है या नहीं है, ये जो पूरी प्रोसेस है। बट अगर आप मैरिटल रेप में बात करेंगे तो ये तो डाउट होगा ही नहीं कि सामने वाला अक्यूज जो है वो अक्यूज है, वो वही इंसान है या नहीं है। बट बात आती है कि उसने नॉन कंसेंशुअल रेप किया है या नहीं किया है। बट मैं उस चीज से दूर नहीं जाना चाहूंगी, वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वुमेन, अगर आप डिग्निफाइड लाइफ की बात करें तो जस्ट बिकॉज उनकी मैरिज हो गई है ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि उसके बाद में वो प्रॉपर्टी बन जाती है। बिकॉज जो प्रॉपर्टी की बात है वो अब आज के समय में नहीं है। उनके पास में इक्वल राइट, उनके पास में राइट होना चाहिए कि वो मना कर सके कि वो अभी ये नहीं करना चाहती, और उनके साथ जोर जबरदस्ती ना हो। आप देखेंगे कितने मैरिटल अब्यूजेस होते हैं, फिजिकल अब्यूजेस होते हैं इन लिव इन रिलेशनशिप एंड इन मैरिज। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए ये लाना बहुत जरूरी है, बट इसका इम्प्लीमेंट और उसके आसपास की चीजों को लाए बिना लाना बहुत खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दीक्षा जी को मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी। दीक्षा दी, जैसा कि अगर ये कानून बन जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब होगी जब इसका मिसयूज किया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रूफ इकट्ठा करना, साबित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये कितना मुश्किल होगा अगर कानून बनने के बाद ऐसे मामलों का मिसयूज किया जाता है, और क्या इसका रास्ता हो सकता है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं उसके मिसयूज का जो परसेंटेज रहता है या डाउट रहता है वो हमेशा रहता है। लेकिन जो भी कानून बनाते हैं वो किसी मिसयूज को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे सोसाइटी की जो फाउंडेशंस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं। एक्सेप्शंस देख के अगर हम कभी कानून बनाने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है वो ये एक्सेप्शन किसी एक महिला के ऊपर मैरिटल रेप हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जो डिटरमाइनिंग पॉइंट ये है कि उसकी शादी हुई है कि नहीं। क्या शादी एक ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी महिला की प्रिवेसी, उसकी कंसेंट को नेगेट करता है और उसको दूसरी महिला के साथ जिसकी शादी नहीं हुई है उसके साथ उसको डिफरेंशिएट करता है। तो क्या इसको हम सही तरीके से ले सकते हैं कि नहीं? क्या इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना सही है कि नहीं? दूसरी चीज ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि शादी, जैसे बोला इन्होंने कि शादी बहुत ही पायस इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही पुरानी चीज प्रथा है, और अगर स्टेट लॉ इस पे घुसने लगा तो बहुत बड़े रिपरकशंस होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसमें अगर कोई भी स्पाउस घर छोड़ के चला गया है तो एक दूसरा स्पाउस चिट्ठी भेज के उसको बुलाता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी इंटरफेयर कर रहा है। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में सारी चीजें होती हैं कि इंक्लूडिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। सो अगर स्टेट यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम वापस जाओ और अपना घर अच्छे तरीके से रहो, इस जगह अगर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है तो इस दूसरे जगह जहां पे औरत कह रही है कि मेरे साथ मेरे पति ने बलात्कार किया है, वहां पे स्टेट क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकता है? और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक अलग ऑफेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। मैरिटल रेप जो एक्सेप्शन है उसमें क्या कहा गया है कि रेप का मतलब क्या होता है? किसी औरत के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना उसकी बिना कंसेंट के। और अगर शादी में अगर किसी हस्बैंड बिना कंसेंट के साथ कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड को एक प्रोटेक्शन दे दी गई है कि अगर आपकी वाइफ जो 15 से 18 साल का जो एज थी, उसको भी इंडिपेंडेंट थॉट के नाम के एक केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बीवी 18 साल से कम है, इवन दो 15 साल से, तब भी रेप माना जाएगा। सो मेरा पॉइंट ये था कि अगर उसको
sorry, I just lost my chain of thought. But my point was that marital rape, you can't simply say that कि ये एक अलग आप इसको एक्सेप्शन में नहीं डाल सकते हैं. सिंपली आप हस्बैंड से वो शील्ड हटा लीजिए और उसको एक नॉर्मल अक्यूज की तरह ट्रीट कीजिए. ऐसा कोई सेपरेट ऑफेंस आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं. आप बस हस्बैंड को जो प्रोटेक्शन दे रखी है उसी को हटा रहे हैं. और एविडेंसेस की बात जो है, आप इसको नॉर्मल एक क्राइम की तरह डील करेंगे तो नॉर्मल जैसे रेप लॉज डील करते हैं, जैसे एविडेंस कलेक्शन होता है, रेप लॉज के अंदर ये है कि एक महिला जो भी बोलती है उसकी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. तो सेम चीज लगेगी. ठीक है. एक बार चलते हैं शैलेंद्र जी के पास. शैलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राजस्थान सरकार, इस मामले में याचिका दाखिल की गई है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और साथ ही क्या बदलाव करने की उम्मीद रखती है सरकार, कितना प्रभाव इसका पड़ने वाला है? शिवानी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार का जो इंटेंशन है बिल्कुल क्लियर है. हम चाहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, जो महिलाओं के अधिकार हैं, वो किस तरह से सुरक्षित हो. इसीलिए आपने देखा कि हमने वहां गए. दीक्षा जी जो बात कह रही थी, हमारा स्टेट का इंटरफेरेंस की बात नहीं थी. मैंने कहा था कि सोशल रिपरकेशंस क्या होंगे उस पर जरूर अपने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचना चाहिए और उस पर डिस्कशंस भी होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर है, क्योंकि प्राइवेट चीजें हैं जिसको लेकर आप एकदम से सार्वजनिक जीवन में कैसे ला पाएंगे, किस तरह से प्रूव होगा. जैसे आपने कहा क्रिमिनल जो ऑफेंसेस की तरह इसको ट्रीट करें, तो ये थोड़ा सा आपको इसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके तहत हमको जो अधिकार दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं कि इनका मौलिक अधिकार है, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का. तो ये डीडी बसु का भी एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें भी कहा गया था अगर किसी भी प्रकार की किसी भी पर्सन को आइदर महिला और पुरुष कोई क्रूअल्टी होती है, हेरेसमेंट होता है, ह्यूमिलिएशन होता है, तो वो डेफिनेशन में आता है. तो ऐसा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, उनके अधिकारों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए. एक बात जो अभी चर्चा में आई कि कानून का मिसयूज हो, तो उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सोचना चाहिए. राजस्थान की सरकारें भी उस पर पॉइंट रखेंगी. जैसे अब आपने बाद में देखा कि 498 का किस तरह से रहा और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स आए, लिबरल हुए. तो हमारी नियत निष्ठा बिल्कुल साफ है. हम चाहते हैं महिलाओं के अधिकारों की बात हो, महिलाओं के साथ बिना उनकी सहमति के कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे पूरे मानवता को शर्मसार होना पड़े. ठीक है. एक बार मैं चलना चाहूंगी अनुश्री शर्मा के पास. समय थोड़ा कम है अनुश्री जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी. आपने सभी को सुना, इस मामले पर हमने चर्चा किया, तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने. इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी इस कानून में बदलाव को लेकर? एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगी. शिवानी जी, पहली चीज तो ये कि कानून में बदलाव लाने का काम या कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. सुप्रीम कोर्ट या तो अपना ऑब्जर्वेशन दे सकती है या अपनी ओपिनियन दे सकती है. तो जो भी ओपिनियन आती है सुप्रीम कोर्ट की, मेरा मानना यही है कि महिलाओं को पूरा हक मिलना चाहिए. कोई भी जो चीज है वो बिना महिलाओं के कंसेंट के नहीं होनी चाहिए. आफ्टर मैरिटल भी कंसेंट के राइट्स हैं वुमेन्स के पास. ठीक है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. तो अब कल सुनवाई होगी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में. देखना यह होगा जो याचिका दाखिल की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कुछ अब सुनवाई होता है और क्या कुछ फैसला और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आती है. फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही. तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान. नमस्कार.